जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हमारी ये जो इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है 2023 के लिए, है ना। पीवाईक्यू से क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर गए तो हर टॉपिक पे आपका एक कॉन्सेप्ट छोटा मोटा बन जाएगा। हर टॉपिक पे आपका बिना कॉन्सेप्ट के तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, रट तो सकते नहीं है, सिर्फ अगर रटने की कोशिश करेंगे तो रटा पाएगा नहीं। तो हर कॉन्सेप्ट से आप रूबरू हो चुके होंगे, ठीक ना। ये पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और इस बार प्रीलिम्स बहुत टफ होने वाला है, मतलब ठीक ठाक लेवल होने वाला है। तो कम से कम आपका पीवाईक्यू और करंट ये दो चीज़ नहीं गलत होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये अगर गलत हो गया तो फिर आप रेस से बाहर हैं, आपको ब्रह्मा भी रेस के अंदर नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो बहुत भारी पड़ते हैं। वो जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि अगर पावर प्ले में रन नहीं बन पाए ना और 2-3 विकेट छटक गए अगर जल्दी जल्दी पावर प्ले में, तो उसकी भरपाई चाहे कितना भी बड़ा विस्फोटक बल्लेबाज हो नहीं कर पाता है लास्ट में आकर के। तो उसी तरह है कि अगर यहाँ आप चूक गए ना तो फिर इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, चाहे आप जितना जी मर्जी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ठीक ना। तो आइए, अब तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या देखा हमने? एग्रीकल्चर सेक्टर देखा हमने। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या क्वेश्चन आता है। पहला है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूछा है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका आंसर है कंपनी एक्ट 2013। क्या है इसका आंसर? कंपनी एक्ट 2013। और दूसरा इसमें पूछता है कि है क्या ये कंपनीज एक्ट, जो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नाम से ही आप इसको समझिए, है ना। यहाँ पे दे देगा कि 1%, 2%, 3% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या मारेंगे इसमें? सही 2%। लेकिन क्या है ये 2%? ये है क्या 2%? ठीक, आप इसको समझिए पहले। देखिए लिखा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है अपनी सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी के प्रति अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है? क्योंकि देखिए, जो कंपनीज है ना वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। हम उनसे सामान खरीद रहे हैं तो उनकी कंपनी चल रही है, हम डिमांड करते हैं, वो आउटपुट देते हैं, हमें सप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी हमारे जो भारत जो हमारा देश है उसकी ही ज़मीनों का यूटिलाइजेशन कर रहा है, भारत के लोगों का यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। यूएसए तो प्रोडक्ट जाते नहीं, बहुत कम एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो यहीं देशी लोग ही यूज़ कर लेते हैं उसका। तो यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका गुड्स, यहाँ के लोगों की वजह से उनकी कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है। उनके जो कंपनीज से जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी जितनी भी मीथेन, इथेन, जो भी जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं वो सब पोल्यूशन कहाँ कर रहा है? यहीं तो कर रहा है। ठीक है, उड़ते उड़ते जाएंगी थोड़े कुछ दिन बाद कि वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब को पूरे वो करेंगी, लेकिन सबसे पहले तो प्रभावित भारत के लोग हो रहे हैं ना। तो क्या बोला गया कि हर कॉरपोरेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एनवायरनमेंट के प्रति और सोसाइटी के प्रति थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? वो कि जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आता है लास्ट में, उसका 2% हिस्सा जो है वो स्पेंड कर देते हैं, है ना। डायरेक्ट स्पेंड कर देंगे या फिर गवर्नमेंट को दे देंगे, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में 2% वो स्पेंड करते हैं, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसमें देश की भावना हो, वो उस तरह की कंपनी। और ये इंडिया में क्या किया गया है? मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि अब देना ही देना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपका मन हो तो दें, मन हो तो नहीं दे। आप ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? इसका आंसर पता चल गया ना आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा और अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% वो देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि कोई एजेंसी है जो रेटिंग कर रही है, किसका?
क्रेडिट्स का, उधार का। अब इसको उदाहरण से समझिए, क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 4 लोग हैं, ABCD 4 लोग हैं, है ना। अब पता चले कि चारों लोग तो एक बराबर नेचर और कैरेक्टर के होंगे नहीं, कुछ की गुडविल किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की गुडविल नहीं अच्छी होगी। तो सपोज कीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे उधार मांगता है, भाई मुझे 10,000 रुपये दे दे, है ना, मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो आप क्या करते हैं कि मन ही मन एक रेटिंग बना के रखते हैं आप, कि अगर इसको पैसे दिए मैंने 10,000 तो ये वापस करने की कंडीशन में नहीं है, इसको पैसे नहीं देने हैं। हाँ, फला आदमी को अगर मैं दूंगा तो उसकी लाख रुपए की इनकम है, किसी ज़रूरत में फंस गया होगा, लेकिन वो मेरा पैसा क्या करेगा, वापस कर देगा। तो आप संभावनाएं देखते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो वापस कर दे, लेकिन आप एक संभावना देखते हैं, तो अपने मन में ही एक रेटिंग बना लेते हैं कि ये देंगे पैसे, ये नहीं दे पाएंगे, ये वापस कर पाएंगे, ये नहीं वापस कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही ना, अमाउंट चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो जब बैंक्स के पास जाती हैं, बैंक्स के पास जब कंपनीज जाती हैं लोन के लिए, है ना, तो वो क्या करती हैं कि वो, अब उनके पास इतना तो टाइम है नहीं कि उनका बैठ के कागज पत्तर खंगाले बैठ के कि अब आपका है कि नहीं है ना, आप पैसा चुकाए कि नहीं चुकाए, आप भगोड़े तो नहीं है, इंसॉल्वेंट तो नहीं है, अब इतना बैंक के पास टाइम है नहीं। तो वो क्या करते हैं, सीधे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनसे संपर्क करते हैं और एक देख लेते हैं कि अच्छा इस कंपनी की क्या रेटिंग है, इस कंपनी की। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर नॉर्मल लोन लेने जाते हैं तो एक उसको क्या कहते हैं, एक क्रेडिट फैसिलिटी आपको, मतलब 7.5, एक्चुअली मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है ना, वो आपकी रेटिंग देखी जाती है ना, आपकी रेटिंग देखी जाती है कि क्या है आपका सिविल स्कोर, याद आ गया, सिविल स्कोर आपका देखा जाता है ना, उसी तरह का होता है कि अगर आपका सिविल स्कोर नहीं अच्छा है तो बैंक लोन नहीं देगी आपको। सिविल स्कोर अगर 7.5 या उससे ऊपर है तो आपका बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है वो, तो आपको लोन। तो उसी तरह क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल, है ना, सबसे पहले क्या होगा ये, क्रिसिल, इक्रा, केयर, ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये तीनों रेटिंग्स देती हैं कंपनीज को कि कौन लोन सही समय पे चुकता कर रहा है, कौन सही समय पे लोन जमा कर रहा है, कौन किसका EMI सही समय पे आ रहा है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ना क्रोनोलॉजी पूछता है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में क्या है, सबसे पहले क्रिसिल इस्टेब्लिश हुई 1987 में, फिर इक्रा 1991 में, फिर केयर 1993 में। ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी पूछा है मिनिमम वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MRTP एक्ट और फेरा। ठीक, मिनिमम वेज एक्ट क्या है, मिनिमम वेज एक्ट ये 1948 में लाया गया। पहले डेट याद कर लीजिए, ये 1948, ये 1951, ये 1969 और जो फेरा है वो 1973। अब देखिए मिनिमम वेज एक्ट क्या है कि एक एक्ट लाया गया जिससे कि ये क्या किया जा सके, इस मिनिमम वेज एक्ट के थ्रू क्या किया जा सके कि हम लोग जा करके एक ऐसा समझिए, टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज बाय फिक्सिंग वेज। मतलब समझ रहे हैं कि ये एक वेलफेयर इस्टेब्लिश कर सकें, एक वेलफेयर कर सकें, वेज इस्टेब्लिश करके कि जो अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारे वर्कर्स हैं उनका एक फिक्स कर दिया जाए इनकम की, देखिए इससे कम आप इनकम इनको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पता चले बंधुआ मजदूरी कराने लगे, पता चले महीने का उनको पगार दे रहे हैं 1200 रुपया, 1000 रुपये, और पता चले बोले कि हम तो वेज दे रहे हैं। तो मिनिमम एक वेज कितना मिलना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, के वर्कर्स को, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लाए गए। वो कब आया, 1948 में। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये क्या है, ये क्या है कि कंपनी को कैसे डेवलप किया जा सके और रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए एक एक्ट लाया गया। वो कब लाया गया, 1951 में, MRTP। नेक्स्ट क्या है, MRTP,
ठीक ना। MRTP एक्ट ये कब लाया गया? MRTP एक्ट लाया गया 1969 में, ठीक ना। MRTP एक्ट कब लाया गया ये ध्यान देंगे। इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब लाया गया? 1969 में। और फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया? 1973 में। अब देखिए ये फेरा क्या है? फेरा फॉरेन एक्सचेंज, आप समझ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज कीजिए कि हम लोगों को मान लीजिए यूएस से कोई चीज़ मंगानी है, सपोज कीजिए कोविड की वैक्सीन ही मंगानी है, तो उसको हम पैसा किस में देंगे? रुपया में देंगे कि 10-10 का सिक्का इकट्ठा करके देंगे? नहीं ना, डॉलर में। किस में देंगे? डॉलर में पैसे देंगे हम लोग उसको। तो डॉलर आएगा कैसे? जब यहाँ से हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, तो वो क्या करेगा? हमको डॉलर में पैसा देगा, उसको ले आके हम अपने फॉरेन एक्सचेंज में रख देंगे। और जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे बाहर से, तो उसको वही डॉलर वापस कर देंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज गुड अमाउंट में मेंटेन करना देश की अच्छी आर्थिक स्थिति को बताता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की बात कर रहा है कि ये किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? कि ये प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स प्लस बैन ऑन स्ट्राइक। पहले तो ये स्ट्राइक को बैन करता है कि आप स्ट्राइक नहीं लगा सकते हैं, और दूसरा ये व्यवस्था करता है ट्रिब्यूनल्स की कि अगर कोई समस्या है ट्रेड से रिलेटेड, तो उसको फटाफट ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसको क्या किया जा सके? निपटाया जा सके। नेक्स्ट है एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है क्या? ये दिखाता है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस है ये शो करता है। तो ये इसमें इंक्लूड क्या क्या किया जाता है कि ये शो करेगा? इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? इसमें इंक्लूड की जाती हैं कि माइनिंग किस लेवल की हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी कितना वो कंज्यूम कर रहा है। ये 3 बेस होते हैं, इन 3 बेसों पे इन 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये क्या है 8 कोर इंडस्ट्रीज? इसका एक कोड है, ये याद रख लिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ये पूछता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि जैसे रिफाइनरी है, स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है। तो ये 8 इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये क्या करता है? बोलता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। तो पता चलेगा कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे है, तो ये दोनों गायब कर देगा। इन 6 में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। तो आपको पूरा क्रम ये याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पूरा एक क्रम आपको याद होना चाहिए। आपको क्रम क्या है उसका? देखिए इसका एक कोड है, रेस्कॉक NCF, रेस्कॉक NCF। इसका एक कोड है, क्या है? रेस्कॉक NCF। तो देखिए इसमें R से हो गया, R से क्या हो गया? रिफाइनरी। उसके बाद E से इलेक्ट्रिसिटी, S से स्टील, CO से कोल, फिर नेक्स्ट जो C है वो क्रूड ऑयल, फिर ये नेचुरल गैस, C से सीमेंट, और F से फर्टिलाइज़र। तो 8 कौन कौन से हो गए? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, और सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर्स। ठीक ना। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, रेस्कॉक NCF। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। ये सब UPPCS के आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप इतना भी एफर्ट नहीं ले सकते हैं तो फिर तो राम ही आपके मालिक हैं, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 की क्राइटेरिया क्या है कि किस इंडस्ट्री को हम
माइक्रो में रखेंगे, किसको स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे और किसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक ना। तो जो नई 2020 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें कितना उसका जो है इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो स्मॉल बोलेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो मीडियम बोलेंगे। या फिर टर्नओवर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कितना टर्नओवर होगा तो माइक्रो होगा, कितना टर्नओवर होगा तो स्मॉल होगा, और कितना टर्नओवर होगा तो वो मीडियम होगा। तो देखिए पहले इन्वेस्टमेंट देखेंगे, फिर बाद में हम लोग टर्नओवर देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अभी आप लोग याद कीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो देखिए माइक्रो में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अगर 1 करोड़ तक का है तो वो क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री है। स्मॉल इंडस्ट्री कब होगा, जब 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो क्या होगा, स्मॉल। और मीडियम में 50 करोड़, मीडियम में कितना हो जाएगा, 50 करोड़। अब ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट के आधार पे है ऐसे देगा कि कितने से कितने तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो मीडियम कहलाएगा। 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, अबव 10 करोड़, 50 करोड़ तो मीडियम हो जाएगा। माइक्रो हो जाएगा 1 करोड़, स्मॉल हो जाएगा 10 करोड़ और मीडियम हो जाएगा 50 करोड़, ठीक। और अगर कहीं आप ये ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट की जगह कहीं टर्नओवर लगा दिया कि कितना टर्नओवर होगा तो इसका 5 गुना हो जाएगा सबका, सीधे सीधे याद कर लीजिए, इसका 5 गुना, यानी इसका 5 करोड़, इसका 50 करोड़ और इसका 250 करोड़, ठीक ना, सबका 5 गुना हो जाएगा। बस उसका 5 टाइम्स कर देना है। तो अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट याद रखिए, और अगर टर्नओवर के बेसिस पे पूछता है तो एग्जाम में मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिएगा सबको। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है जो एम्प्लॉयमेंट देती, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है जिसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, किस सेक्टर की इंडस्ट्री है वो बताएंगे आप लोग। हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडलूम, ठीक है ना। कौन सी इंडस्ट्री है, हैंडलूम, जिसमें वो होता है ना, जिसमें फैब्रिक्स यानी जो कपड़े होते हैं उनकी स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग होती है, यानी उनकी सिलाई होती है, कटाई होती है, उनकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग जहाँ पे होती है उसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, ठीक, कपड़ों की। तो ये जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो यूपी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर आपसे डिजिट में पूछता है कि कितना, तो आप क्या बोलेंगे, 22%, कितना, 22%। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसमें आप बस ये याद रख लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लेकिन क्या नहीं है आप ये याद रख लीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वहाँ पे स्ट्राइक्स और लॉकआउट नहीं होते वहाँ पे, है ना, वहाँ पे यानी वहाँ पे बंदी और जो स्ट्राइक कर देते हैं, है ना, जो स्ट्राइक कर देते हैं, ये 2 संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ठीक ना। चलिए प्रॉब्लम ऑफ ये नया क्वेश्चन क्या है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर है LKO, लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये सिडबी क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना, MSME को प्रमोट करने के लिए, MSME के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्री कमिटी, इनकी क्रोनोलॉजी एक है, कमिटी अलग अलग टाइम पे बनी है ना। तो इसका कोड क्या है, KNAS,
इसका कोड है KNAS। ठीक, क्या क्या है? सबसे पहला है कर्वे कमेटी, कार्वे कमेटी। नेक्स्ट कौन सा कमेटी है? कार्वे कमेटी के बाद नायक कमेटी, नायक कमेटी। फिर थर्ड आबिद हुसैन कमेटी। फिर नेक्स्ट जो सबसे SS कोहली कमेटी। ठीक, SS कोहली कमेटी ये आई थी 1955 में, ये 91 में, जो थर्ड है वो 95 में, और सबसे लास्ट वाली 2000 में, सबसे लास्ट वाली 2000 में। ठीक, तो ये आप कोड याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछता है ये। ठीक, और जो ये है इसके बाद जो ये आबिद हुसैन थे ना, इसमें जो अभी तीसरा मैंने बताया आबिद हुसैन कमेटी, उन्होंने क्या किया था? रिकमेंडेशन दिया था रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर स्मॉल स्केल, सॉरी यहाँ पे नॉट डूइंग, यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, फॉर नो रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नो लगा लीजिए आप। यहाँ पे रिकमेंडेशन फॉर नो रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले क्या थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आइटम्स रिजर्व थे कि यही बनाएंगे, तो अभी भी हैं। तो उसको क्या किया था? जो आबिद हुसैन कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाने चाहिए, है ना, और उनको खुली छूट होनी चाहिए उनको। नेक्स्ट, इंडस्ट्री प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वो कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? ठीक ना, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? आप बताएंगे, बताएंगे आप? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और यही सबसे बड़ी और पुरानी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी और पुरानी इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक ना, सबसे बड़ी और पुरानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इतना समझ में आई बात आपके? चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल मेड कॉटन क्लोथ, मिल मेड कॉटन क्लोथ कम्स फ्रॉम गुजरात, है ना। सबसे ज़्यादा मिल में बना हुआ जो कॉटन क्लोथ है, सूती कपड़े हैं, वो कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। कहाँ से? गुजरात से। ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे पुरानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया की कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल, सभी बताया। ठीक, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया, फर्स्ट इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉटेज इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी। कौन सी? कॉटेज इंडस्ट्री, जो बॉम्बे में बनाई गई थी 1854 में। ठीक है ना, 1854 की जो कॉटन मिल है वो सबसे पहली इंडस्ट्री है भारत की। ठीक ना, 1854 का मतलब समझ रहे हैं? अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी ये। नेक्स्ट, मोस्ट बेसिक इंडस्ट्री फॉर आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके लिए सबसे बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है? बता सकते हैं आप? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो सबसे बेसिक है, क्योंकि मशीनरी आपको बनानी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है आपको किसी चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा घर ही बनवाना है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का होगा? आयरन और स्टील का ही तो होता है। नेक्स्ट, नेपा नगर ऑफ एमपी, ये नेपा नगर जो है वो एमपी का, वो किस लिए जाना जाता है? न्यूज़ प्रिंटिंग, है ना, न्यूज़ प्रिंटिंग के लिए, जो न्यूज़पेपर होता है उसकी प्रिंटिंग के लिए फेमस है एमपी का नेपा नगर। और गुजरात का हज़ीरा, गुजरात का जो हज़ीरा है वो नेचुरल गैस के लिए फेमस है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है? नेचुरल गैस के लिए फेमस है। चलिए अगला एक हम लोग ये देखते हैं, आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। इसका जो कंपनीज़ हैं अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग आप लोग कल देख के आइएगा थोड़ा सा कि महारत्ना कंपनी क्या है, महारत्ना कंपनी क्या है ना, नवरत्न कंपनी क्या है और मिनी रत्न कंपनी क्या है, ये आप लोग
कल देख के आइएगा। वैसे मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा, पर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, वो रह गया था, है ना, वो गलती से छूट गया था, तो उसको मैं आप लोगों को आज ही कवर करा देता हूँ। जो नेचर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, उसको आप इसी वीडियो के साथ में कंप्लीट कर लिए। छोटा सा है, 5 मिनट का, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। कि देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी है ना, जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरह की इकोनॉमी है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है? तो हमारी इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। किस तरह की इकोनॉमी है हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है ना, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट करते हैं, यानी साथ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है ये। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करें, ठीक है ना, दोनों का मिला जुला हो, यानी कि यहाँ पे राज्यों का भी अधिकार हो और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका भी अधिकार हो। समझ रहे हैं आप बात? नेक्स्ट, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो पूछता है कि डेवलपमेंट के आधार पे किस तरह की इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड इकोनॉमी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो है डेवलपिंग इकोनॉमी। वो क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी। तो लेकिन ये आप जानेंगे कैसे कि डेवलपिंग इकोनॉमी है कि नहीं है? तो देखिए, अगर मैं आपको डेवलपिंग के याद कराऊंगा ना, तो आप अंडर डेवलप्ड से कंफ्यूज हो जाओगे कैरेक्टर से। तो आप सीधे ना डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लो। आप सीधे डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो कि पूछेगा कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी का नहीं है। तो आपको डेवलप्ड वाला 5-7 है, वो अगर याद रहेगा तो अपने आप कर लेंगे, है ना। नहीं तो आप डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कि डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या है ना। सबसे पहला है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया डेवलपिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसका क्या है? पहला पॉइंट क्या है? हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी वहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना, कैपिटल फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा होगा। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हाई रेट ऑफ सेविंग और हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या हो जाएगा? वो हाई कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी का फ्यूचर है, यानी कि हमारे इंडिया का कैसा होगा? लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझ रहे? नेक्स्ट, लो डिपेंडेंसी रेशियो। समझ में आ रही बात आपके? लो डिपेंडेंसी रेशियो। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ के लोगों की डिपेंडेंसी कम होती है गवर्नमेंट पे, है ना। वहाँ पे सब्सिडी के लिए मांग, ये सब चीज़ों के लिए मांग जो है वहाँ पे कम होती है, ठीक है ना। तो इंडिया का कैसा होगा? हाई डिपेंडेंसी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन लो है और डिपेंडेंसी कैसी है? हाई है। नेक्स्ट क्या है? वर्क फोर्स लार्जली इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्रियल और टर्शियरी हो गया सर्विस सेक्टर। तो यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ की जो जनता होगी उसका रुझान किधर की तरफ होगा? सर्विस सेक्टर की तरफ, टर्शियरी सेक्टर की तरफ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? हाई पर कैपिटा। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, हाई पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो वो होगा, वो कैसा होगा? इंडस्ट्रियल जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका कैसा होगा? हाई होगा। और जो डेवलपिंग है उनका कैसा होगा? लो होगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका फीचर है प्रीडोमिनेंस, यानी इंडस्ट्री वहाँ पे डोमिनेट करती हैं, और जबकि अपने यहाँ पे क्या? एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, ठीक। तो ये थी आज की लेक्चर सीरीज आप लोगों की, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। और आप लोग PYQ जरूर सॉल्व कीजिए,
है ना। PYQ एक दिन देखता हूँ बीच में संडे को या किसी दिन रिवीजन क्लास भी रख दूंगा कि जल्दी जल्दी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जितने समझाए हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उनका जल्दी जल्दी आधे एक घंटे में रिवीजन करवा दूंगा मैं आपका, ताकि वो रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, और आप लोग PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। और कल कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि सर जो डाउट है वो कहाँ पूछें। अरे तो कमेंट सेक्शन किस लिए है? जो आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप डाउट पूछिए, तो उसमें दो रास्ता है, या तो वहीं पे बता दिया जाएगा, या तो अगर कॉन्सेप्ट बड़ा होगा तो उसको मैं नेक्स्ट डे की क्लास में उसको क्या करूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। ठीक ना। तो आज आपका हो गया ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। अभी कल इंडस्ट्रियल सेक्टर और चलेगा। ठीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कल और चलेगा। तो हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक, और ये क्या था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग ठीक ठाक कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।